नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान या उससे पहले से ही एक लक्ष्य लेकर के चले राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। लोकसभा चुनाव के दौरान से उन्होंने एक नारा दिया, जाति जनगणना, जाति जनगणना, जाति जनगणना, जाति जनगणना। वो इस देश के समाज का वो एक्सरे कराने की उनकी सोच थी, जिसके पीछे मकसद था ये जाना जाए कि शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से को किसकी कितनी हिस्सेदारी है। सबसे पहले उन्होंने तेलंगाना में इसके लिए सर्वे करवाया और उसकी रिपोर्ट भी आ गई। उस रिपोर्ट को अमली जामा भी पहना दिया गया, आरक्षण का लेवल भी बढ़ा दिया गया। इसे लेकर के अभी जो गुजरात में सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उसमें भी राहुल गांधी ने इसका उल्लेख किया। अब वो जहां भी बिहार में पिछले दिनों वो गए थे संविधान सुरक्षा सम्मेलन में, वहां भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। और अब तेलंगाना ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। आप सबको अच्छी तरह से याद होगा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, एक सुझाव दिया था, जिसके तहत जो आरक्षण प्राप्त अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके अंदर उन्होंने वर्गीकरण करने की एक सलाह दी थी। उस सलाह को तेलंगाना सरकार ने मान लिया है और अब उसके अनुसार अनुसूचित जातियों को 3 समूहों में बांट दिया गया है। आपको बता दें कि वो 3 समूह हैं। समूह 1, इसमें 15 सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वंचित एससी समुदाय शामिल हैं, जिनकी आबादी 3.28% है। इन्हें 1% आरक्षण दिया गया है। समूह 2, जिसमें कि 18 माध्यम रूप से लाभान्वित एससी समुदाय शामिल हैं, जिनकी आबादी 62.74% है, इन्हें 9% कोटा दिया गया है। तीसरा समूह है, इसमें 26 लाभान्वित एससी समुदाय हैं, जिनकी आबादी 33.96% है, इन्हें 5% आरक्षण दिया गया है। ये जो आरक्षण दिया गया है, तेलंगाना सरकार का जो फैसला है, उसमें एससी वर्गीकरण लागू करने वाला देश का ये पहला राज्य बन गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकारी आदेश जारी हो गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश शमीम अख्तर की सिफारिशों को मान लिया गया है। सरकार ने कहा है कि जनगणना में एससी की आबादी बढ़ी तो आरक्षण भी बढ़ेगा। अब हम आपको डिटेल बताते हैं कि तेलंगाना सरकार ने कल ही यानी कि सोमवार को ही अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू कर दिया। सरकारी आदेश के अनुसार एससी समुदाय को 3 समूहों में बांटा गया है। ऐसा करने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है। अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर एक उप समिति के प्रमुख और मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि 14 अप्रैल से तेलंगाना में रोजगार और शिक्षा में एससी वर्गीकरण लागू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह आदेश जारी किया गया है। इस अधिनियम को राज्यपाल ने 8 अप्रैल को मंजूरी दे दी थी। सरकार ने वर्गीकरण के लिए अक्टूबर 2024 में आयोग का गठन किया था। अब आपको दूसरी बात बताएं, कांग्रेस शासित एक अन्य राज्य कर्नाटक, कर्नाटक में भी सर्वे जाति जनगणना के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। 11 अप्रैल को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सर्वेक्षण को मंजूर कर लिया गया। सरकार ने मंजूर कर लिया। इस सर्वेक्षण को जाति जनगणना कहा गया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को उसकी तत्कालीन अध्यक्ष एस कंथा राजू के नेतृत्व में जाति जनगणना रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया था। कहा गया था कि रिपोर्ट में आयोग ने राज्य में ओबीसी कोटा
को मौजूदा 32% से बढ़ाकर 51% तक करने की सिफारिश की है। यानी राहुल गांधी दलितों की बात कर रहे हैं, अति दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं। तो इन सब को जाति जनगणना के माध्यम से वो जो उनका हक, वाजिब हक दिलाने की बात करते हैं, उस पर कांग्रेस के पास 3 राज्य हैं इस समय, जिसमें से 2 राज्यों में जनगणना सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है और उसे तेलंगाना में पूरी तरह से अमली जामा पहनाया जा चुका है। और अब कर्नाटक की बारी है। कर्नाटक में जो वहां सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, उनका सीधा सीधा कहना है कि इस मसले पर, जाति जनगणना की रिपोर्ट पर 17 अप्रैल को मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है और इस एक सूत्री उस बैठक में विचार विमर्श करने के बाद ही वो कुछ इसका विस्तृत खुलासा करेंगे। हालांकि इस संबंध में जो 17 तारीख को बैठक होनी है, उस संबंध में उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार, डीके शिवकुमार, आज यानी कि मंगलवार को वोक्कालिंगा समुदाय के कांग्रेस विधायकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। बता दें कि कर्नाटक के 2 प्रमुख समुदायों वोक्कालिंगा और लिंगायत ने इस रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराई है। आरोप लगाया है कि समुदाय के कई घरों को सर्वेक्षण से बाहर रखा गया है। अब ये कोशिश है शिवकुमार की, डीके शिवकुमार की, कि पूरी इन दोनों समुदायों को सिर्फ चर्चा करके उन्हें भी सहमत किया जाए और अगर कुछ इसमें कमी रह गई है तो उसे भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इन 2 राज्यों ने राहुल गांधी और कांग्रेस के उस एजेंडे पर मुहर लगा दी है और ये कोई कहने की बात नहीं रह गई है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस यूपीए सरकार को उठा करके आप देख लीजिए, सिर्फ शिक्षा की गारंटी कांग्रेस, सूचना का अधिकार कांग्रेस, भोजन का अधिकार कांग्रेस, इन सारी चीजों को कांग्रेस ने आपको दिया। रोजगार के लिए मनरेगा कांग्रेस, इस देश के बारे में सोचने के लिए, इस देश के विकास के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए, हर तबके के विकास के लिए, वो चाहे एससी हो, एसटी हो, अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम हो, जो निर्धन वर्ग के, सामान्य वर्ग के लोग हों, उन सब को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए कांग्रेस हमेशा से तत्पर रही है। यही बात राहुल गांधी बार बार कह भी रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी यही बात बार बार कह रहे हैं कि वो, उनके पास पूरा वो खाका है। वो रिपोर्ट आने के बाद, वो अपनी रिपोर्ट सर्वेक्षण के बाद, जनगणना के बाद जो भी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार वो वंचित समुदाय को, जरूरतमंदों को, जो अब तक विकास के दृष्टि से समाज के, राजनीति के एकदम हाशिए पर पड़े हुए थे, उन लोगों को उनका वाजिब हक जो संविधान निहित है, उन अधिकारियों को, उन अधिकारों को वो उन्हें सौंपने के लिए तैयार हैं, कटिबद्ध हैं। यही बात तो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो आरोप लगाते हैं, जो कि सामने दिखाई दे रहा है, कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, वो उसे आम जन से कोई सरोकार नहीं है। आम जन से की जेब से पैसे निकाल करके वो केवल पूंजीपतियों की तिजोरी भरने में लगी हुई है। चंद पूंजीपति। इसलिए वो कहते हैं राहुल गांधी कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो
कैसे काम करेंगे देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए, आम नागरिकों के लिए, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, महंगाई का मामला हो, विकास का मामला हो। राहुल गांधी ने कई बार यह कहा है कि उन्हें पूंजीपतियों से, उद्यमियों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बेईमानी से पैसा कमाने वालों से, अपना भला करने वालों से, अपनी तिजोरी भरने वालों से, अपना नेम फेम करने वालों से जरूर उन्हें तकलीफ होती है। वो चाहते हैं कि हर वर्ग का विकास हो, इसीलिए वो बेरोजगारी के लिए उन्होंने एक स्कीम निकाली थी, अपने मैनिफेस्टो में रखा था पिछली लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसमें से कुछ चीजें भाजपा ने नकल करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो गए। जो बजट अलॉट किया गया था वो बजट भी वापस हो गया, मामूली नहीं। अब आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई बजट नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, केवल लड़ाने का काम। आज जिस तरह से पूरे देश भर में वक्फ के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, उससे इतर हट करके आप कभी जाकर के देख लीजिए कर्नाटक में क्या है, तेलंगाना में क्या है। और ये चीजें हिमाचल में भी आएंगी, और सब कुछ अगर ठीक रहा, बिहार में कहीं महागठबंधन की सरकार आई तो वहां भी यह लागू होगा सिस्टम, क्योंकि बिहार में जाति जनगणना तो कराई गई, सर्वेक्षण तो कराया गया, लेकिन उसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। कई खामियां उसमें रह गई, जिसे कि अभी पिछले दौरों में राहुल गांधी ने उसे फेक सर्वेक्षण बता दिया, क्योंकि वो आपने सर्वे तो करवाया, लेकिन वो मजा नहीं आया। तो वो अब नए सिरे से बिहार में भी अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो वहां भी जाति सर्वेक्षण होगा, और वहां भी पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को, अति दलितों को, आदिवासियों को, सबको समान अवसर मिलेंगे। समानता की बात अगर वो करते हैं तो समानता की बात वो लागू भी करेंगे। वो करके कम से कम 2 राज्यों में, कर्नाटक और तेलंगाना में उन्होंने दिखा दिया है, और उसी राह पर चलते हुए उत्तर प्रदेश में भी 2027 तक मथ करके राहुल गांधी और अखिलेश यादव यहां से भी जो शोषित, वंचित समाज है उसको समाज की, राजनीति की, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे, ऐसी उम्मीद जग रही है। कम से कम देश को तोड़ने की बात यहां नहीं होती है, लड़ाने की बात यहां नहीं होती है। इसलिए कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन है, तो देश भी सुरक्षित है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।